ये बिन बादल की बारिश लगता है कोई साजिश। ये बिन बादल की बारिश लगता है कोई साजिश। मौसम ने की है हमें तुमसे मिलाने की। ओ हमें तुमसे मिलाने की। हाय, मैं हूं शिवराम, म्यूजिक कंपोजर, और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। थैंक यू सो मच। हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। जिस प्रकार फिल्म में स्टोरी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार एक सॉन्ग में म्यूज़िक की भी ज़रूरत होती है। तो जो म्यूज़िक में कर देते हैं सुरों की बौछार, तो आज हमारे साथ है शिवराम परमार। थैंक यू साक्षी। थैंक यू सो मच सर, पहली बार इधर आने के लिए और हमारे साथ इतना अच्छा वाइब मैच करने के लिए। पहली बार हम जानना चाहेंगे सर कि आप एक म्यूज़िक कंपोज़र है, तो किस प्रकार क्या कुछ इंस्पिरेशन रहा आपका ये म्यूज़िक फील्ड में जाने के लिए, एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर बनने के लिए? कि संगीत एक गॉड गिफ्टेड होता है वैसे तो, फिर आपको चूज़ करना पड़ता है उसमें कि आपको कौन से फील्ड में जाना है। एज अ सिंगर आपको एस्टेब्लिश्ड होना है, एज अ म्यूज़िक कंपोज़र आपको एस्टेब्लिश्ड होना है, एज अ टीचर एस्टेब्लिश्ड होना है। सो हमेशा मेरे पापा ने एक चीज़ कहा कि बेटा जो भी फील्ड आप यूज़ करो उसमें उसकी टॉप कैटेगरी क्या होती है उसको हमेशा चूज़ करो। तो हर एक फील्ड में ऐसा होता है कि एक टॉप कैटेगरी होती है। तो म्यूज़िक को लेकर मैंने काफ़ी सारे लोगों को सुना था, काफ़ी लोगों के साथ डिस्कशन भी किया था। तो जहाँ मान भी है, सम्मान भी है, फाइनेंशियल भी आपको बेनिफिट्स हैं, एंटरटेन भी है और मन का आनंद भी है, राइट। ये सब चीज़ आपको अगर मिलती है तो एक मुझे लग रहा है कि बॉलीवुड ऐसी इंडस्ट्री है कि आपको ये सब चीज़ें सारी मिल जाती हैं। तो एक बॉलीवुड मेरे हिसाब से ऐसी जगह है कि यहाँ आपको एंटरटेन भी मिलता है, आपको खुशी भी मिलती है, काम का सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, एक आपका नाम भी होता है, लोग आपको जानते भी हैं, आप एक सेलिब्रिटी भी बन सकते हो। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है म्यूज़िक को लेकर वो काफ़ी मिक्स ट्रेंड है, राइट। तो इस तरह से फिर मैंने सोचा कि मुंबई में जाएं और वहाँ पर एक म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पे एक अपने नसीब को आजमाए, और इस हिसाब से मैं सोच कर मुंबई में आया। तो आप मुंबई कब आए, तो आपका हम स्टोरी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आप फेस किए मुंबई आकर और किस प्रकार आप इस मुकाम तक पहुंच गए? बेसिकली मैं गुजरात से हूँ। गुजरात में एक बहुत छोटा सा गांव राजपीपला, वहाँ से हूँ। शायद वहाँ पर पहले के समय में हमें पिताजी बताते थे कि हम बाहर भी नहीं निकल सकते। तो ऐसी जगह पे से आया हूँ। आदिवासी एरिया है, पूरा ट्राइबल एरिया है, तो वहाँ रात को शाम को 8 बजे के बाद निकलना भी मना है वहाँ पर। तो ऐसी जगह से मैं वहाँ यहाँ आया हूँ। लेकिन फिर भी यहीं पर बोलना चाहूँगा कि अगर ईश्वर आपको कुछ देता है या किसी जगह पे भेजता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है, राइट। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मुंबई में आके अपने नसीब को आजमाते हैं, देखिए कहाँ तक ईश्वर लेके जाता है। मुंबई ऐसी बड़ी नगरी है कि यहाँ पर जब तक आपको कोई पहचानता नहीं, आप मुंबई नहीं आ सकते। तो फिर भी मैं यहाँ पर आने का प्लान किया, और मुझे इस प्लान के पीछे राजपीपला की महारानी जो है, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया कि बेटा आपके अंदर इतनी अच्छी टैलेंट है तो फिर आपको अपने टैलेंट को बाहर लेके जाना चाहिए। और उन्होंने मुझे थोड़ा सपोर्ट किया, काफ़ी टाइम सपोर्ट किया उन्होंने मुझे यहाँ पर। फैमिली मेरी लोअर मीडियम रही है पहले से ही, तो फाइनेंशियल इतना सपोर्ट नहीं था, कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मुंबई जाके स्ट्रगल करे या यहाँ पर और कुछ चीज़ें यहाँ पर करे ना। इतने बड़े बड़े कॉन्टेक्स्ट थे यहाँ पर। सो मुंबई में आने के बाद काफ़ी सारा स्ट्रगल रहा। शायद अभी सोचने बैठूँ तो एकदम भावुक हो जाते हम। कल ही मैं अभी किसी के साथ डिस्कशन कर रहा था कि मैं 12वीं फेल पिक्चर देख रहा था और मैं बहुत इमोशनल हो गया था, क्योंकि स्ट्रगल आदमी को अपने इतिहास में ले जाती है, पीछे ले जाती है। तो स्ट्रगल ज़िंदगी में बहुत रहा है। पिछले 3-4 साल से अभी ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रगल कम हुई है। पिछले 2-3 साल से काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, काफ़ी सारे गाने आ रहे हैं मेरे, काफ़ी सारी फिल्में आ रही है, कुछ पोस्ट प्रोडक्शन भी मैंने यहाँ पर शुरू किया है, तो उसमें भी काफ़ी काम चल रहा है। सो गुड गोइंग नाउ। हमेशा मैं ईश्वर का आभारी रहा हूँ इस बात में कि मुझे जब जब ज़रूरत पड़ी है, जब जब मैंने उसको बोला है कि मुझे अभी आगे का रास्ता दिखाओ, डेफिनेटली उन्होंने वो रास्ता बताया है।
और यहाँ पर एक मैं बात करना चाहूँगा कि गीता में बहुत अच्छा लिखा है कि तुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तू सीधा मुझसे बात कर, राइट। हम जनरली क्या करते हैं कि लोगों को पूछने में हम लोग कहीं ना कहीं अनसक्सेस हो जाते हैं या कहीं फंस जाते हैं, खुद ही हम नहीं सोच पाते। हाँ, खुद ही हम नहीं सोच Yes. पाते। सो मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर मुझे आगे का रास्ता चाहिए, आगे का लाइन चाहिए, तो डेफिनेटली ईश्वर से बात करता हूँ और पूछता हूँ कि अभी आगे का रास्ता क्या है, और कहीं ना कहीं से वो रास्ता हमें मिल जाता है, कोई ना कोई आदमी आके हमें वो चीज़ बता देता है, राइट। तो जब आप मुंबई में आए तो ऐसा कुछ हुआ कि पहला आप जो म्यूज़िक किसको सुना है, मतलब कोई म्यूज़िक डायरेक्टर था या फिर प्रोड्यूसर था, या फिर आप खुद में शुरू किए धीरे धीरे धीरे? मुंबई आया तो मैंने शुरुआत में पंडित नरेंद्र शर्मा, जिन्होंने महाभारत लिखा था पूरा, और उनके बेटे के साथ मैंने काफ़ी काम किया। करीब हम लोगों ने उत्पल विश्वास, जिन्होंने आखिरी रास्ता का मूवी दिया था, उसका म्यूज़िक दिया था, उनके साथ हमने मिलके कुछ काफ़ी सारे कंपोज किए गाने। पंडित नरेंद्र शर्मा के गुजर जाने के बाद उनके काफ़ी सारे गाने ऐसे थे जो मार्केट में आए नहीं थे, और उनके काफ़ी सारे गाने थे, उनका नोटेशन करना था। सो मैं म्यूज़िक पढ़ के आया था, तो मैंने वो नोटेशन लिखने का काम शुरू किया, बुक बनाने का काम शुरू किया। वहाँ से फिर मैंने धीरे धीरे कंपोजिशन में मैं गया। उत्पल विश्वास के साथ मैंने काफ़ी सारे गाने कंपोज किए, उसमें से काफ़ी सारे गाने अच्छे रहे जो परितोष जी को बहुत पसंद आए। और बाय द टाइम थोड़े लोगों को मिलते जाते हैं तो एक नेटवर्क बनता जाता है, हाँ, और धीरे धीरे फिर किसी को गाना सुनाया, किसी को पसंद आया, किसी स्टूडियो में काम शुरू किया, वहाँ किसी को गाना सुनाया, पसंद आया। फिर 2007-8 से मैंने इंडिविजुअल अपना छोटा सा होम स्टूडियो घर पे बनाया और घर पे काम शुरू किया, और करीब 2012 से 11-12 के बाद मैंने अपना पर्सनल एज ए म्यूज़िक कंपोज़र मैंने अपना काम शुरू किया। ओके, आप एकदम फिल्मों और मतलब सॉन्ग की दुनिया से आप बोलते भी वैसे ही है एकदम। तो हम, जैसे कि आपने बोला मैं प्रोग्रामिंग भी करता हूँ, सिंगिंग भी, और साथ में आप एक म्यूजिक टीचर भी है, आपका प्रोडक्शन हाउस भी है, तो इतना सारा मल्टीटास्किंग कैसे हो जाता है, इतना सारा मैनेज करना? देखिए, मल्टीटास्किंग में एक चीज़ है कि इसका बेस है म्यूज़िक है। हाँ। तो सबसे पहले मेरे लिए क्या म्यूज़िक है, तो मैं जो भी काम करता हूँ म्यूज़िक को लेकर, उसमें मुझे हैप्पीनेस मतलब खुशी मिलती है। अगर आपको खुशी मिलती है ना, तो आप 10 चीज़ एक साथ में कर लोगे, राइट। तो मैं सिखाऊं, मैं कंपोज करूं, मैं गाऊं, या म्यूज़िक को लेकर मैं कुछ भी करता हूं, तो मुझे उसमें खुशी मिलती है। तो जब मैनेज की बात आती है ना, तो अगेन यही बोलूँगा कि जहाँ खुशी होती है वहाँ सब मैनेज हो जाता है अपने आप, राइट। सो म्यूज़िक स्कूल भी चल रही है मेरी, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर एब्रॉड में, ऑनलाइन स्कूल है, ऑफलाइन स्कूल है मेरी। उसके बाद म्यूज़िक कंपोजिंग भी करता हूँ, जब स्टूडियो में जाता हूँ तो म्यूज़िक को लेकर बैठते तो म्यूज़िक कंपोजिंग भी करते हैं हम लोग। जब लगता है कि कुछ अलग हट के बनाना है तो प्रोग्रामिंग भी करता हूँ म्यूज़िक का कई बार। हालांकि अभी मैंने 1-2 साल से मैंने प्रोग्रामिंग कम कर दिया। तो इसके लिए बताऊंगा कि मैं जब मुंबई में आया था तो मुझे कंप्यूटर ऑन करना भी नहीं आता था। तो कंप्यूटर क्या है वो भी शायद मैंने मुंबई आके देखा कि ये कंप्यूटर होता है और इसमें प्रोग्रामिंग होता है, इसमें म्यूज़िक बनता है, ये सब। क्योंकि पहले तो सब लाइव म्यूज़िक होता था, पहले के टाइम में सब 200-300 आदमी लोग साथ में बैठ के म्यूज़िक बजाते थे और रिकॉर्ड होता था। लेकिन कंप्यूटर में किस तरह से डिजिटली होता है वो यहाँ आके मैंने सीखा। सब धीरे धीरे हो ही जाता हाँ, है। जैसे कि ना, एक क्या होता है ना, म्यूजिक का लिमिटेशंस नहीं होते, राइट। भले ही वो फिल्म हो, टेलीविजन हो, कोई ऐड हो, हर चीज़ में म्यूजिक देना अलग अलग। तो वो जब सिचुएशन आता है, ऐसे सिचुएशन में आपके लिए वो कितना डिफिकल्ट होता है, या फिर क्या कुछ अलग रहता है? फिल्म के लिए म्यूज़िक देना, सीरियल के लिए म्यूज़िक देना, और आजकल अभी यूट्यूब के लिए भी एल्बम्स आ रहे हैं, राइट। तो ऐसा कोई जोनर होता नहीं है कि फिल्म का म्यूज़िक ऐसा होना चाहिए, सीरियल का ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो अपने आप एक स्टोरी लाइन अगर आपके सामने बढ़ती है तो आपका विजन बढ़ जाता है कि नहीं यार ये ग्रैंड लेवल पे जाने वाला है, तो इस पे ज़्यादा मेहनत करे, राइट। हालांकि मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेरे लिए काम होता है, वो चाहे सीरियल का हो, फिल्म का हो, एल्बम का हो, या भजन हो, या डांस नंबर हो, कुछ भी हो। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हमेशा मैं अपना 100% दूं, और ये गाना जो मेरा है वो टॉप लेवल का गाना बने, उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो मैंने कभी उसको बांधा नहीं है क्राइटेरिया में कि भाई सीरियल का गाना है तो इतने में होना चाहिए, फिल्म का है तो इतने में होना चाहिए। हमने आपका म्यूजिक भी सुना है, जैसे आपका कव्वाली में भी अलग म्यूजिक है। हाँ जी। फिर बाद में आपका जो गुजराती म्यूजिक भी है उसमें अलग है, हिंदी जो रोमांटिक म्यूजिक है उसमें भी काफ़ी अलग है। जी। तो इतने सारे अलग काफ़ी अच्छा रहता है लेकिन आपका वो सब म्यूजिक, राइट। सो वैरायटी ऑफ म्यूज़िक डेफिनेटली होना चाहिए।
जिस प्रांत का आप काम कर रहे हो, जिस जगह का आप काम कर रहे हो, तो उसका एक कलर ऑलवेज उसमें एडिशन होना चाहिए उसका। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं गुजराती कर रहा हूँ तो कंप्लीट नहीं लगता है वो। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होता ना कि गाना मुझे गुजरात के लिए बनाना है और उसमें कुछ पंजाबी आ गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो गुजरात में गुजराती टच होना चाहिए। पंजाबी गाना बन रहा है तो पंजाबी बेसिक एक टच होना था। हर एक प्रांत की अपने म्यूज़िक की एक भाषा है, तो भाषा को हम कहीं ना कहीं अगर ऐड कर देंगे ना तो अपने आप वो कलर गाने का बन जाता है। आप अच्छे सिंगर भी हैं, आपने कई सॉन्ग भी गाए और साथ ही आप स्टूडियो के अलावा आप लाइव परफॉर्मेंस भी करते हैं। तो हम वो जानना चाहेंगे लाइव परफॉर्मेंस के दौरान, क्योंकि स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करना बहुत अलग होता है, लाइव परफॉर्मेंस देना बहुत अलग होता है, काफ़ी ऑडियंस रहती है, आपके फैंस रहते हैं। सो बेसिकली स्टूडियो सिंगिंग और लाइव परफॉर्मेंस ये बहुत अलग चीज़ है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइव सिंगिंग जो करता है वो स्टूडियो सिंगिंग उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर स्टूडियो में गाता है उसके लिए लाइव गाना बहुत आसान हो जाता है। तो जब स्टूडियो में गाते हैं तो हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हल्का सा सुर भी आपका कम लगा या थोड़ी भी फील भी आपकी अगर कम हुई तो वो बाद में रीटेक पे रीटेक होता है। लाइव में ऐसा चांस नहीं मिलता, आपको लाइव में बहुत ही अवेयर रहना पड़ता है कि मेरी गलती ना हो। लेकिन कई लोग हैं लाइव में बिल्कुल अवेयर नहीं रहते, कभी कभी चल भी जाता है उसमें, क्योंकि साउंड ये वो इतना नॉइज़ रहता है तो उसमें कुछ चीज़ें पता नहीं चलती, जबकि स्टूडियो में हर चीज़ का पता चलता है वहाँ पर। सो ये दोनों एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मेरे लिए स्टूडियो का एक्सपीरियंस भी बेस्ट रहा है। लाइव का तो डेफिनेटली आई एन्जॉय। जब भी मैं स्टेज परफॉर्मेंस करता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है गाने का लोगों के सामने। आपको कौन सा एरा पसंद है? क्योंकि पहले तो क्लासिकल होता था ज़्यादातर, म्यूजिक अलग होते थे, लोगों के वॉइस अलग होते थे। अब आ गया है आपका जो जनरेशन है, आपका जनरेशन काफ़ी अलग हो गया, अब तो रैप भी आने लगे। तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा एरा लगता था? देखिए, यहाँ पर मैं इक्वली बात करूँगा कि जब जब ट्रेंड चेंज हुआ है वैसे वैसे म्यूज़िक चेंज हुआ है और हमने एक्सेप्ट भी किया है उस म्यूज़िक के। सो म्यूज़िक को लेकर अगर बात करेंगे तो सब तरह का म्यूज़िक पसंद है, लेकिन अगर मेरी पसंद की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली जो पहले का लीजेंड लोग गा के गए हैं, लता जी, रफ़ी साहब, किशोर दा, मुकेश जी, इन लोगों का जो दौर था वो दौर बहुत अच्छा था। काफ़ी अच्छी इसमें मेलोडी थी गानों में, उसके म्यूज़िक के पार्ट को लेकर भी काफ़ी अच्छे मेलोडी थी उसमें, शब्द भी बहुत अच्छे हमें उन गानों में से मिलते थे। आज भी हम लोग ज़्यादातर ड्राइव पे जाते हैं तो कौन से गाने सुनते हैं? हम लोग पुराने गाने सुनते हैं, राइट? इवन अब वही सब सॉन्ग रीमेक होके वही सॉन्ग, हाँ, आज जरिया सबका वही बन गया है, वापस उन्हीं गानों को रीमेक करके आ रहे हैं। काफ़ी सारे सिंगर की ज़िंदगी उन्हीं गानों पे चली है, शायद घर की रोजी रोटी भी मेरे ख्याल से वॉइस ऑफ रफ़ी, वॉइस ऑफ किशोर, वॉइस ऑफ मुकेश, लता जी के गाने गाकर काफ़ी लोगों ने ज़िंदगी निकाल दी है, राइट? हालांकि मेरे ख्याल से अभी भी कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी दौर अच्छा नहीं है, लेकिन लोगों की चॉइस इतनी सारी हो गई है कि कुछ लोगों को रैप पसंद है, कुछ लोगों को मेलोडी पसंद है, कुछ लोगों को इंग्लिश पसंद है, तो हर एक की अपनी अपनी चॉइस है उस हिसाब से। लेकिन म्यूज़िक पहले से बहुत अभी ग्रैंड लेवल पे आ गया है, काफ़ी इंटरनेशनली हो गया है ये। आपका ऐसा कोई आर्टिस्ट है या फिर ऐसा कोई सिंगर है जिनके साथ आपको म्यूज़िक कंपोज करना है या फिर आपको खुद को सिंगिंग करनी है? मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ खुद के सिंगिंग पे ज़्यादा। काफ़ी साल मैंने लोगों के लिए गाने बनाए। अब काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि यार इतना अच्छा आप गाते हो तो आप खुद क्यों गाने नहीं गाते? लेकिन कई बार होता है ना कि जो खाना पकाता है वो खाना कभी जल्द पहले नहीं खाता, वो सबको खिलाता है, राइट? तो मेरा भी ऐसा रहा है कि मैं पहले सोचता हूँ कि मैं लोगों के लिए गाने बनाऊँ और फिर अपने लिए कुछ बनाऊँ। तो अभी मैं कुछ गाने कर रहा हूँ मेरे खुद के लिए भी। कुछ गाने आ रहे हैं, मैं वो अभी एक फ़िल्म भी आ रही है मेरी, उसमें जो गाने हैं शायद मैं ही गा रहा हूँ सब गाने। इसके अलावा कुछ हिंदी गाने भी मेरे आ रहे हैं। इवन ये जो फोर्टिस फेमिना में जो गाना आ रहा है मेरा, वो मैंने गाया है, म्यूज़िक भी मैंने दिया है उस गाने का। तो एज अ सिंगर भी काफ़ी सारा काम मेरा लाइनअप है अभी। तो आप एज अ सिंगर अब आपको कुछ ना कुछ सुनाना पड़ेगा हमें। क्या सुनना है आपको? मेरे खुद के गाने में आपको सुनाता हूँ। उसमें से अभी एक गाना आया था मेरा, रिलीज़ हुआ है, यासिर देसाई ने गाया है वो गाना। तो वो गाने की 2 लाइन है। नीम नीम जग सारा करता क्यों बात रे, नीम नीम जग सारा करता क्यों बात रे, प्रीत की बात जो समझे वो शहद से प्यारा रे,
प्रीत की बात ना समझे वो शहद से प्यारा रे, बैरिए ज़माना दिल तेरा ही दीवाना ढूंढे तुझ में किनारा रे, ओ यारा वे, ओ यारा वे। जैसा आपने बोला ना शहद शहद सब वैसे ही आपका आवाज भी लग रहा है एकदम शहद जैसा। थैंक यू सो इवन मच। मैं सच्ची बोलूं जब ये गदर में अगर ये जाता ना सॉन्ग, हाँ, ये गाना गदर के लिए हमने तो pitch लेकिन किया था। छा जाता Yes, वो yes, एकदम छा definitely। जाता और वो मैच भी करता जो वो जी। लोग की लव स्टोरी दिखाई है उसमें वो मैच भी करता। तो फाइनली थे शिवराम सर म्यूजिक कंपोजर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात Thank करके you और so जो much, साक्षी। आपका अलग अलग आप रिदम बताए म्यूजिक का चीज़ें बताए वो बहुत अच्छा लगा, अलग हमें नई जानकारी मिली और भी जी। चीज़ें। तो 2024 तो शुरू हो गया तो होप सो हम फिर से आपका ऐसे इंटरव्यू ले आपके जी। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। बिल्कुल। तो इसी प्रकार की बॉलीवुड अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन।